नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग, और वो भी आपके साथ। क्लास 6 का सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का ग्लोब लेकर के आपके सामने आया हूं। अक्षांश एवं देशांतर बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ध्यान से इसको समझना। कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हो जाएंगे तो बाद में समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्लोब क्या है। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि मैं किसी हाथी को अपने हाथ में लेना चाहता हूं, किसी हाथी, एलिफेंट देखा है ना आपने, एलिफेंट को अपने हाथ में लेना चाहता हूं, तो आप कहेंगे सर ये क्या मजाक है। लेकिन मैं खिलौना हाथी लाता हूं और अपने हाथ में लेता हूं, तब आपको क्लिक होगा, अरे ये तो हमने सोचा भी नहीं। बिल्कुल ठीक वैसा ही है। हम पृथ्वी के आकार को समझने के लिए उसका एक मॉडल यूज करते हैं, एक प्रतिरूप बनाते हैं। अब आप देखिए, ये क्या है? वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप नहीं है, ये ग्लोब है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस ग्लोब के ऊपर पृथ्वी के आकार को समझने के लिए कुछ चित्रकारी की गई है, कुछ रेखाएं खींची गई हैं। आपको ब्लू नजर आ रहा है, जो ब्लू वाला पार्ट है वो ओशियन है, महासागर है। इसके अलावा जो कलर्ड है, येलो है, पिंक है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स अर्थात महाद्वीप हैं। फिर आपको ऐसी आड़ी रेखाएं और सीधी रेखाएं नजर आ रही हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची जाती है किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए। तो ये है ग्लोब। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा मैं इसके प्रयोग से आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो बेटा, हमने पिछले चैप्टर में पहला जो अध्याय था उसके अंदर पढ़ा था कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह जो उसके पोल्स हैं, ध्रुवों पर चपटी है। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको ये पृथ्वी मानूं इस तरह से, तो इसके जो ध्रुव है, पोल्स, यहां से ये चपटी है, एकदम गोल नहीं है, और बीच में से यहां से थोड़ी सी उभरी हुई है इस तरह से। तो ये फैक्ट हम देख लेते हैं। क्या है कि जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी एक तो ध्रुवों पर जो पोल्स है, इसके उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां पर वो चपटी है, पूरी तरह से गोल नहीं है। इसके साथ ही ये मध्य से, जो इसका जो बीच वाला भाग है, मध्य से थोड़ी सी उभरी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि एकदम ये गोल नहीं है, इसका आकार नारंगी के जैसा है। कभी आपने नारंगी देखी हो? तो यहां पर हम समझते हैं कि ग्लोब क्या है। सबसे पहले मैं आपको ग्लोब की परिभाषा बताता हूं, किसको हम ग्लोब कहेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि पृथ्वी के आकार को समझने के लिए, 6th क्लास के लेवल की परिभाषा बता रहा हूं मैं। पृथ्वी के आकार को समझने के लिए जिस प्रतिरूप, जिसको आप इंग्लिश में मॉडल कहते हैं, जिस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस मॉडल का प्रयोग, इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है, प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है, इसको हम ग्लोब कहते हैं या ग्लोब कहलाता है। अगर कोई पूछे आपको ग्लोब क्या है, तो आप सीधे सीधे 2 पंक्तियों में उनको बताना है कि जो मॉडल हम पृथ्वी के आकार को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम ग्लोब कहते हैं। फिर पृथ्वी को हाथ में तो नहीं ले सकते ना, तो उसका छोटा सा हमने मॉडल बना दिया ग्लोब के रूप में, जिसको मैंने अभी बताया था आपको। यह है ग्लोब की परिभाषा। अब ग्लोब कई तरह के होते हैं, बड़े ग्लोब होते हैं, छोटे ग्लोब होते हैं। कई ग्लोब जो आपकी जेब में, पॉकेट ग्लोब बोलते हैं, उसको जेब में आ सकते हैं। कई गुब्बारे वाले ग्लोब होते हैं जिसके अंदर हवा भर के आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप उसको मूव कर सकते हैं। कई छोटे ग्लोब होते हैं जो मैंने आपको अभी थोड़े समय पहले बताया था और आगे भी बताऊंगा, क्लासरूम टीचिंग के लिए या लोकेशन देखने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं? छोटे से एग्जाम्पल है, जैसे बड़े ग्लोब, फिर है आपके पॉकेट ग्लोब जो आपकी जेब में भी आ सकते हैं, गुब्बारे वाले ग्लोब, ये कुछ प्रकार है। क्लास 6 के लेवल से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं
ABCD से हम शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर जो किनारे हैं उसके वहां पर चपटी है। फिर हमने देखा कि इसकी परिभाषा क्या है ग्लोब की, ग्लोब कितने प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब पे हमें पता क्या चलता है, ग्लोब से हम देश, महाद्वीप, महासागरों की स्थिति को पता कर सकते हैं। तो ग्लोब पर सामान्यतः, जनरली हम बात कर रहे हैं, ग्लोब पर सामान्यतः क्या क्या दर्शाया जाता है। देश, कंट्री जो है आपकी, महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट्स है 7, तथा जो ओशियंस है महासागर, उनको दर्शाया जाता है। महासागरों को दर्शाया, इंडिकेट किया जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्लोब क्या है, ग्लोब कैसे कैसे ग्लोब होते हैं, उस पर हमें क्या क्या नजर आता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए, ये ग्लोब जो है वो पृथ्वी का आकार को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं ऐसे रखता हूं, अब मैं इसको ऐसे घुमाता हूं। अब ये इसके नीचे एक सुई है यहां पर, ये वाली, इस सुई के सहारे ये ग्लोब घूमता है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो ये जिस सुई पर ये ग्लोब घूमता है उसको हम कहते हैं अक्ष। हालांकि पृथ्वी के पास ऐसी कोई सुई नहीं है, पृथ्वी सिर्फ ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में, लेकिन समझने के लिए हम कह रहे हैं कि जिस बिंदु पर पृथ्वी घूमती है वो उसका अक्ष कहलाता है, जिसको हम यहां पे सुई के हिसाब से देख रहे हैं। अब जो अगली जो डेफिनेशन है वो है आपकी अक्ष। देखिए, अक्ष से आप क्या समझते हैं? अगर मैं ग्लोब के संदर्भ में कहूंगा तो ये सुई हो जाएगी, लेकिन हमें ग्लोब के संदर्भ में कम समझ करके पृथ्वी के संदर्भ में समझना है। तो ये कह सकते हैं हम, जिस बिंदु पर पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है उसे हम अक्ष कहते हैं। जिस बिंदु पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, वह अक्ष कहलाता है। यह ध्यान रखना, जिसको आप एक्सिस भी कहते हैं, हिंदी में उसको हम अक्ष कहते हैं, एक्सिस। इसको आपको समझना है। मैंने बता दिया था इसको घुमा करके। अब यहां पर एक बहुत खूबसूरत प्रश्न निकलता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कौन सी दिशा में घूमती है, किस दिशा से किस दिशा पर? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। यहां पर यह प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अक्ष की परिभाषा के साथ साथ आपको एक बहुत सुंदर सा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, शुरू मैंने क्या, पृथ्वी से 2 फैक्ट लिखा है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और बीच में से उभरी हुई है। जिसको समझने के लिए मैंने आपको ये बताया था, आपको यहां पर ये चपटी है, बीच में से थोड़ा सा इसका आकार उभरा हुआ है। ये मैंने यहां पर आपको अर्थ का चित्र बनाया था पृथ्वी का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमने लिया था ग्लोब की परिभाषा। पृथ्वी के आकार को समझने के लिए जो मॉडल हम यूज करते हैं उसको हम ग्लोब कहते हैं। आंख बंद करके लिख देना, कहीं मार्क्स नहीं कटेगा अगर ग्लोब की परिभाषा। ग्लोब के प्रकार जैसे बड़े ग्लोब, पॉकेट ग्लोब, गुब्बारे वाले ग्लोब। ग्लोब से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? सामान्यतः हमने सामान्य बात की थी देशों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में। उसके बाद में मैंने आपको अक्ष की परिभाषा बताई थी। ग्लोब पर अगर देखिए तो एक सुई है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई सुई है नहीं पृथ्वी की। पृथ्वी जिस बिंदु पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं अक्ष। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं एक्सिस। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। लिखिए इसको, फिर मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। अब हम इस अध्याय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए,
ये है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं अगर इसको गोल रूप में लेंगे तो ये वृत्त बन जाएंगे, सर्कल बन जाएंगे, लेकिन हम इसको रेखाओं के रूप में पढ़ते हैं अभी। इसको लेटिट्यूड्स भी कहते हैं, लेटिट्यूड्स। अब अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो ये है ग्लोब। इस ग्लोब में आपको ये आड़ी रेखाएं नजर आ रही है, हो सकता है आपको स्पष्ट रूप से नजर नहीं आए, लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप उसे पता कर सकते हैं कि ग्लोब के ऊपर जो ये आड़ी रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। देखिए कैसे हैं अक्षांश रेखाएं, क्या होती है? ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व, याद रखना, दिशा याद रखना इसकी। ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये वास्तव में जमीन पर कहीं भी ऐसी रेखाएं है नहीं, लेकिन हमने स्थानों का पता लगाने के लिए इनका निर्माण किया है ताकि हमें किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लग सके। अब पश्चिम दिशा ये है, ये पूर्व दिशा है, वेस्ट और ईस्ट। मैं यहां से इसको खींच रहा हूं। और इसकी क्या विशेषता होती है? अक्षांश रेखाएं ये एक दूसरे के समानांतर होती है, समांतर होती है। समांतर का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। ध्यान दीजिए आप, एक दूसरे को काटती नहीं मतलब ये क्या है, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रही है, इसलिए इसको पैरेलल कहा है। ये समांतर एक दूसरे के, काटती नहीं है। पश्चिम से पूर्व की ओर एक दूसरे को काटती नहीं, समांतर चलती है। इनके बीच में जो अंतर है वो समान होता है। बीच की दूरी समान होती है और ये दूरी मानी गई है लगभग 111 किलोमीटर। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों की, ये सब समान होती है। लेकिन इसके अंदर एक अंतर भी है। इनकी लंबाई ध्रुवों की तरफ घटती जाती। अब आप कहोगे सर ये ध्रुव क्या है? ये देखो बेटा, ये है आपकी पृथ्वी, ये आपका ग्लोब। दो किनारे इसके, ये उत्तर दिशा में है इसलिए इसको कहा है उत्तरी ध्रुव। ये दक्षिण दिशा में इसलिए कहा है इसको दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। यह है आपका दक्षिण ध्रुव, यह है आपका उत्तर ध्रुव। यहां पर लिख देता हूं ये वाला उत्तर ध्रुव, जिसको आप कहते हैं नॉर्थ पोल। यह है आपका साउथ पोल, यह आपका पश्चिम, यह आपका पूर्व। अब कहां से इनकी जो लंबाई है वो घटती जाती है, ये आप बीच में यहां पर 0 डिग्री ले आइए, बीच में, बिल्कुल बीचों बीच ये वाला। ये जो बीच में 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इस पूरे ग्लोब को या धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए, ये आपका ग्लोब है, ये इसके बीचों बीच की जो रेखा है 0 डिग्री वाली, आधा ऊपर आधा नीचे, बीच में से इसके 2 भाग करती है। इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसका नाम ही है भूमध्य। इधर देखिए, भूमध्य, भूमध्य रेखा। भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच में, जो पृथ्वी के बीच में है बिल्कुल। भूमध्य रेखा पृथ्वी, और यहां पर मैं लिखता हूं कोष्टक में ग्लोब, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में
बराबर भागों में बांटने वाली कैसी रेखा? आप देखिए, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसलिए ये अक्षांश रेखा हो। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा, और जिसका मान है 0 डिग्री अक्षांश। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो यहां पे सबसे बड़ी ये है, इसके ऊपर जैसे ही जाएगी इसकी लंबाई घटती जाएगी, नीचे जाएगी तो लंबाई घटती जाएगी, ध्रुवों पर बिल्कुल पॉइंट हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि इनकी लंबाई ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। कहां से? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब जाती है तो इनकी लंबाई घटती है। अब इनकी संख्या लेते हैं, इनकी कुल संख्या। अब आप खुद गणना करके बता सकते हैं मुझे, बहुत आसान है। देखो, बीच में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, फिर यहां से 1 से चालू करता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सीधा 90 तक, फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 90 तक। तो 90 ये और 90 ये, 180 और बीच वाली 181। अब इसको हम साइड में रखते हैं। कई लोग कहते हैं सर ये तो 189 है, 181 नहीं है, आप गलत बता रहे हो। दोनों बातें सही है। देखो बेटा, क्या होता है, उत्तर ध्रुव जो है वो रेखा नहीं, वो सिर्फ एक बिंदु है। दक्षिण ध्रुव भी एक बिंदु ही है, इसलिए कई लोग इनको बिंदु मानते हैं, रेखा नहीं मानते, तो 2 माइनस कर देते हैं। हम यहां पर 181 लिखेंगे। 181 कैसे है? एक तो भूमध्य रेखा है, 90 उत्तर ध्रुव की है, 90 दक्षिण ध्रुव की है। इस तरह से आपको हिसाब रखना है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। अब आपके लिए प्रश्न है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? याद आ रहा है कुछ? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा, जो बिल्कुल बीचों बीच है। तो मेरे हिसाब से आपको अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, जिसको लेटिट्यूड्स भी कहते हैं। अगर देसी स्टाइल में याद रखना है, जो लेटी हुई है, सोई हुई है, लेटी हुई लेटिट्यूड्स, कभी नहीं भूलोगे। ये एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। इनके बीच की दूरी भी समान होती है, 111 किलोमीटर माना गया है, लेकिन इनकी लंबाई असमान होती है। ये एक दूसरे की लंबाई में असमान होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ऊपर जाएगी तो इसकी लंबाई घटेगी, भूमध्य रेखा से नीचे आएगी तो इसकी लंबाई घटेगी। कुल जो संख्या है वो बताइए 181, कई बार 189 भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। भूमध्य रेखा क्या है? इस पर हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा है। यहां तक का सफर बहुत अच्छा रहा, मैं समझता हूं। इसको लिखिए आप, फिर मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। एक अक्षांश रेखा तो मैंने आपको बता दी थी, जो सबसे बड़ी थी, जिसका नाम आपको सामने नजर आ रहा है, वो है भूमध्य रेखा। पहली भूमध्य रेखा, जिसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं। देखो, इसके बहुत सारे नाम हैं, जिसको आप इक्वेटर भी कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है कि इसको आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आता है कई बार, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये पहली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, जिसको आप विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, इक्वेटर भी कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। इक्वेटर इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर इक्वल भागों में बांटती है। आप देखिए, जो ये उत्तर दिशा वाला है और यहाँ पे दक्षिण दिशा है, तो जो उत्तर दिशा वाला जो भाग है, इधर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ये वाला जो आधा भाग है, ये उत्तर में है, इसलिए हम इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध।
नॉर्थ हेमिस्फेयर। ये बार बार ये चीज आएगी आपके सामने। उत्तर गोलार्ध क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की तरफ जो आधा गोला है, आधा गोलार्ध, आधा ग्लोब वाला जो भाग है उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला है उसको हम कहेंगे दक्षिण गोलार्ध या साउथ हेमिस्फेयर। तो दो गोलार्ध है पृथ्वी की, ध्यान रखना, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। इक्वेटर से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर से दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत नहीं, नो कंफ्यूजन। अब हम दूसरी रेखा की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप उत्तरी गोलार्ध में चलिए। जब आप उत्तर गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर गोलार्ध की ओर चलेंगे तो वहां पर आपको एक रेखा मिलेगी 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। ये देखिए, ये यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और यह कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। नाम आपको पता करना है, आपके लिए काम दे रहा हूं। आप नक्शे में देखना, भारत के मानचित्र में आपको पता चल जाएगा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश की जो रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है, उत्तर गोलार्ध में, और इसको नाम दिया गया है कर्क रेखा। और इसकी विशेषता है कि यह भारत के मध्य से कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत अच्छा फैक्ट है, याद रखना है सबको कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, मध्य से गुजरी, भारत के बीचों बीच से। और आपको मैंने काम भी दिया है कि आप पता करेंगे मैप के अंदर कि कहां से गुजर रही है, वो कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है, और उसके बाद में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तीसरी रेखा, दक्षिण दिशा की ओर आओ, दक्षिण गोलार्ध में, यहां पर भी वही बात है, 23.5 डिग्री दक्षिण में, इसको हम कहेंगे मकर रेखा। ये दक्षिण गोलार्ध में, ये जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित देश है, ग्लोब पर आप देखेंगे वहां पर आपको पता चलेगा। ये है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो कौन से गोलार्ध में होगा ये? दक्षिण गोलार्ध में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही सोच रहे हैं। ये है आपके दक्षिण गोलार्ध, और इस रेखा का नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। प्रश्न आता है कई बार, मकर रेखा का मान बताइए। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो देखिए 3 बड़ी बड़ी रेखाएं आ गई आपकी, भूमध्य रेखा, फिर आपकी कर्क रेखा ये वाली, और उसके बाद में तीसरी आई है मकर रेखा। याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, 0 डिग्री तो बीच में है ही, एक 23.5 डिग्री ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर नॉर्थ में, एक 23.5 डिग्री साउथ की ओर, दक्षिण की ओर है। लिखिए इसको, फिर मैं आगे चलता हूं चौथी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा की ओर। चौथी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उत्तर ध्रुव व्रत। उत्तर ध्रुव व्रत, जिसका मान है बेटा 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, और ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये यहां पर है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं इसको। यहां पर भी मैं लिख देता हूं 66.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर ध्रुव व्रत। 5वीं जो रेखा है वो है दक्षिण ध्रुव व्रत। देखिए व्रत का मतलब है गोल गोल, ग्लोब है ना, चूंकि पृथ्वी गोल है तो वो गोल रेखा हो गई, एक सर्कल की तरह, व्रत की तरह हो गई, इसलिए इसको व्रत कहा गया, रेखा नहीं कहा गया। वही मान है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश,
और बिल्कुल आपका अनुमान सही है, हम दक्षिण गोलार्ध में जा रहे हैं, ये वाला, ये 66.5 डिग्री साउथ, यहां भी 66.5 डिग्री साउथ, वो नॉर्थ था, ये साउथ है, ये उत्तर था, ये दक्षिण है। फिर उसके बाद में ये 90 डिग्री जो है वो उत्तरी ध्रुव है और 90 डिग्री दक्षिण है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो यहां पर 2 बिंदु और लिखूंगा मैं, 90 डिग्री उत्तर, इसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, टॉप में जो बिंदु के रूप में भी है, और 90 डिग्री दक्षिण, जिसको हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो आपको मुख्य रूप से 5 जो है वो अक्षांश रेखा याद रखनी है। सबसे बीच में इक्वेटर, उसके उत्तर में कर्क रेखा और इक्वेटर के दक्षिण में भूमध्य रेखा, सॉरी मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। फिर उत्तर ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री नॉर्थ में और दक्षिण ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री साउथ में, और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो है वो 90 डिग्री वाला उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो ये हम ग्लोब वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हमने ग्लोब की परिभाषा, भूमध्य रेखा क्या है, उसके कितने नाम हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में, इसके अलावा अक्ष, बहुत सारी चीजें देखी हैं। आप सभी को याद रखेंगे और नोट जरूर करें, इसके साथ में जो वर्कशीट हम देते हैं उस पर काम करें। इसके बाद में ये टॉपिक अगले वीडियो में आगे बढ़ेगा।